एंडोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम फाइबर ऑप्टिक स्कोप होता है जिसके आगे कैमरा लगा होता है। उसके जरिए हम पेशेंट के मुंह के रास्ते फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, फूड की थैली जिसको हम स्टमक कहते हैं और छोटी इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ये चीज़ें हम एंडोस्कोपी के जरिए एग्जामिन कर सकते हैं। और जो कोलोनोस्कोपी होती है वो लैट्रिन के रास्ते के थ्रू होती है जिसके अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन को एग्जामिन करते हैं। हम एनएस के रास्ते अगेन फाइबर ऑप्टिक स्कोप होता है जिसके आगे कैमरा लगा होता है और हम एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन को और 15 से 20 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन को एग्जामिन कर सकते हैं। सो एंडोस्कोपी मुंह के रास्ते होती है और कोलोनोस्कोपी लैट्रिन के रास्ते होती है। कोलोनोस्कोपी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए होती है और एंडोस्कोपी अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए होती है। अमूमन तौर पे हम लोग पेशेंट को डीप सेडेशन के अंदर एंडोस्कोपी करते हैं। पहले लोग विदाउट सेडेशन करते थे, उससे पेशेंट को बहुत बैड एक्सपीरियंस होता था। बट हम कॉन्शियस सेडेशन या डीप सेडेशन, कॉन्शियस सेडेशन के अंदर हम सेडेशन देते हैं जो 10 से 15 मिनट लास्ट करता है। डीप सेडेशन 15 से 20 मिनट लास्ट करता है। उसमें पेशेंट को आइडिया नहीं होता बिल्कुल भी कि उसकी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी हुई है। एंडोस्कोपी की ज़रूरत स्पेशली उन लोगों को होती है जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, या कोई पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि उसको खाना निगलने में परेशानी हो रही है, खाना अटक रहा है उसका, या किसी पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग्स आ रही हैं, या पेशेंट को रिफ्लक्स के सिम्टम्स जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। सो 3 मेजर इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अगर किसी पेशेंट को बार बार उल्टियाँ आ रही हो, किसी पेशेंट को खाना निगलने के अंदर खाना अटकता हो छाती के अंदर जिसकी वजह से पानी पी के नीचे लेना पड़ता हो, या पेशेंट को रिफ्लक्स के सिम्टम्स होते हैं, उसको एसिडिटी होती है, उसको हार्ट बर्न होता है और उसका एसिड गले के अंदर आ जाता है। ये 3 मेजर रीज़न होते हैं। उसके अलावा बहुत और इंडिकेशन है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जो कॉमन पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है जिसके अंदर हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी की तरह कोलोनोस्कोपी जो होती है उसकी भी बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं, बट जो कॉमन इंडिकेशन है, कोई पेशेंट जिसको क्रॉनिक डायरिया हो रहा हो, बार बार लूज मोशंस आ रहे हों, एल्डरली पर्सन जो 45 ईयर के एज के बाद के हैं जिनको की खून की कमी हो या उनको लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिव होता है, या किसी पेशेंट को मोशन के रास्ते ब्लड आ रहा हो। ये 3 कॉमन इंडिकेशंस हैं। कोई भी प्रोसीजर विदाउट रिस्क नहीं होता है, बट ये बहुत सेफ प्रोसीजर हैं। 1 in 10,000 एंडोस्कोपी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं और आज की तारीख में एडवांसमेंट की वजह से पेशेंट को विदाउट किसी पेन, विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन आप एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जो मैं कहना चाहूँगा, जिनकी उम्र 45 के ऊपर है उनको एक एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी 5 साल में करवानी चाहिए, बिकॉज कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो कैंसर क्योरेबल होता है। हम लोग तभी एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करवाते हैं जब कोई सिम्टम्स होते हैं। कैंसर के पेशेंट में जब सिम्टम्स आते हैं तो वो काफ़ी देरी हो जाती है। एंडोस्कोपी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। पहले लोग फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी करते थे, उसके बाद में वीडियो एंडोस्कोपी आने लगी और आज की तारीख में हमारे पास में जूम एंडोस्कोपी, NBI एंडोस्कोपी एंड हाई मैग्निफिकेशन एंडोस्कोपी आ गई है। मैं आपको सिर्फ ब्रॉडली ये कहना चाहूँगा, हम 100 टाइम, 256 टाइम एंड 52500 टाइम्स वी कैन एग्जामिन द म्यूकोजा। तो जो कैंसर के अर्ली स्टेजेस हैं हम उनको आज की तारीख में विदाउट बायोप्सी लिए ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो एंडोस्कोप के अंदर बहुत एडवांसमेंट हुआ है और आज की तारीख में लेटेस्ट एंडोस्कोप आ गए हैं जो एक पैथोलॉजी के समान, जो 525 गुना ज़्यादा एग्जामिन करते हैं, जो मैग्निफिकेशन से काम करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है वो आज की तारीख में एंडोस्कोपी से भी। हमारे पास NBI टेक्निक है जो कैंसर डिटेक्शन में बहुत हेल्प करती है। ये अगेन एडवांसमेंट है एंडोस्कोपिक टेक्निक में।